हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं आप लोगों की पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आपकी पढ़ाई को धुरंधर तरीके से और बेहतर बनाने के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ इवोल्यूशन वाला चैप्टर, जो मोस्टली बच्चों का कम प्रिपेयर होता है और काफ़ी वीक होता है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। पीवाईक्यूज विद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, जो एग्जैक्टली आपको बोर्ड्स में रखे हुए मिलेंगे। तो इसीलिए चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। बिना देरी के हम इसकी शुरुआत करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न बेटा, 7वां चैप्टर है। आ जाओ इसी बात पे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? जीवन की उत्पत्ति। जीवन की उत्पत्ति ओपेरन हल्डेन सिद्धांत, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। इधर देखो, 2018 में, 19 में और यहाँ तक कि 22 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका मतलब साफ है, ये चीख चीख के कह रहा है सर मैं 26 में भी आऊंगा। तो आओ, इनका क्या था काम। प्रश्न ऐसे आएगा, जीवन की उत्पत्ति के संबंध में ओपेरन हाल्डेन सिद्धांत क्या है। मैंने आपके लिए प्रश्न भी लाए हैं और उसके आंसर भी लेके आए हैं। तो आओ बिना देरी के करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जीवन की उत्पत्ति रासायनिक विकास, केमिकल इवोल्यूशन के फलस्वरूप हुई है। कैसे हुई है? आओ। प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, अपचायक, रिड्यूसिंग था और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति थी। ये तो सभी लोग जानते हैं कि एक साथ जीवन संभव थोड़े ना हो गया, कुछ ना कुछ तो चेंजेस हुए होंगे। सरल कार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक अणुओं का निर्माण हुआ। बिल्कुल बात सही है। उसके बाद क्या हुआ, जिससे अंततः प्रथम जीवन का विकास हुआ और यह प्रक्रिया महासागरों के जल में हुई, जिसे हॉट डाइल्यूट सूप कहा गया, है ना। तो बस आप इतनी सी बात मान लीजिए कि आपका यानी कि जो पृथ्वी पर जीवन मनुष्यों का है, यानी कि जो आज आप पृथ्वी पर हम लोगों का वर्चस्व देखते हो, वो केवल और केवल केमिकल से बना हुआ है। इसका मतलब ये इनडायरेक्टली कह रहे हैं केमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिजिक्स को मारो गोली, बायोलॉजी को मारो गोली, केमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट, जबकि ये चैप्टर बायोलॉजी में है। देख लो, समझ में आ रही है बात। ये पढ़ो, अकार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक अणुओं का निर्माण हुआ, जिससे अंततः प्रथम जीवन का विकास हुआ। ठीक। इसे रखना कैसे है, याद कैसे रखोगे? ओपेरन हर्लेन, यानी कि ओ आर एस, ये दोनों रसिया के भी थे, तो इसलिए ओ आर एस। मिलर का प्रयोग, भाई ये भयानक इंपॉर्टेंट है, लिख के ले ले, एग्जाम में यही आएगा। अगर ये नहीं आया ना तो अपनी दाढ़ी और मुझे दोनों कटा दूंगा। समझ में आ रही है बात? तो भाई ये कंफर्म नोट कर लो, ये आना ही आना है। 19, 22, 20, 23, भैया 26 में भी इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लो। इन्होंने ये बताया था, इन्होंने बताया क्या था, मिलर का एक्सपेरिमेंट क्या है, ध्यान से सुनना। एक्सपेरिमेंट बेटा कुछ इस तरह से इन्होंने बताया कि पहले जो हमारी पृथ्वी पर जीवन तो संभव नहीं था, ठीक है, तो हुआ कैसे। इन्होंने ये बताया कि उस टाइम पर पृथ्वी पर, अर्थ पर कुछ गैसें हुआ करती थी जब ज्वालामुखी फटते थे। CH4 यानी मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस हुआ करती थी। और ये पता है क्या हुआ, अचानक से एक दिन ये सब गैसें मिल गई और वातावरण में उड़कर बादल बना दिया। बादल बनाने के बाद में फिर इन्होंने क्या किया, पानी बरस गया, जिससे पहले जो 800 डिग्री सेल्सियस तापमान था हमारी पृथ्वी का, आज वो धीरे धीरे करके कम हो गया। और कुछ समय पश्चात हमें देखने को मिला कि अमीनो अम्ल का निर्माण हो गया। अमीनो अम्ल ने ही हमारी पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति संभव कराई। समझ में आ गई बात? आओ बेटा, इसी एक्सपेरिमेंट को इन्होंने कहा किया, लैब में। लैब में किया बेटा कुछ इस तरह से, इन्होंने 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए, टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर बेटा कितना कर दिया, अभी मैं बता रहा हूँ, 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर दिया। ओ माय गॉड, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। और देखो यहाँ पर H2O, CH4, NH3 और H2 और CO2 और कर लीजिए। बाकी इन्होंने गैसेस को जैसे ही मिलाया, मिलाने के बाद में आगे आओ, इधर देखो क्या लिखा हुआ है। इसका उद्देश्य था ओपेरन हल्डेन सिद्धांत को सिद्ध करना। ठीक। उपकरण, इन्होंने एक फ्लास्क में मीथेन गैस, अमोनिया और हाइड्रोजन और गैसों का मिश्रण 2:1:2 के अनुपात में लिया था। हालांकि अ लिटिल अमाउंट ऑफ, यानी कि थोड़ी सी मात्रा में CO2 गैस को भी लिया गया था। प्रक्रिया, जलवाष्प वाटर और 800 डिग्री सेल्सियस पर विद्युत विसर्जन करने पर प्रभावित किया। फिर उसके बाद क्या हो गया, वो उड़कर किसका निर्माण करता, परिणाम, कुछ दिनों बाद लाल रंग का द्रव प्राप्त हुआ जिसमें अमीनो अम्ल पाए गए हैं। और ऐसा माना जाता है रासायनिक रासायनिक विकास में कि हम लोगों का विकास कैसे हुआ, हम लोगों की उत्पत्ति रासायनिक इवोल्यूशन के कारण ही उत्पत्ति हमारी हुई है। निष्कर्ष यह सिद्ध करता है कि अजैविक पदार्थों से
जीवन की उत्पत्ति संभव है। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 नंबर का ये कन्फर्म आने वाला है पेपर में। अगला क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर ये रहा। समजात अंग से आप क्या समझते हो? इधर देखो 17, 18, 20 और 22 और यहाँ पर लिख दो 26। सुपर इंपॉर्टेंट है ये। होमोलोगस समजात अंग क्या होते हैं? परिभाषा, वे अंग जो उत्पत्ति और संरचना में समान होते हैं लेकिन कार्य में कैसे होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं पहले भी और अब भी बता रहा हूं कि देखो उत्पत्ति और संरचना समान है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम लोगों के हाथ और पक्षियों के पंख जो होते हैं वो उड़ने के काम में आते हैं। हम लोगों के जो हाथ होते हैं वो केवल और केवल क्या काम करते हैं? वो केवल और केवल क्या काम करते हैं? हाथों का उपयोग करते हैं। तो इसका मतलब ये होता है, इससे बेटा सिद्ध क्या होता है? इससे सिद्ध क्या होता है? इससे बेटा सिद्ध ये होता है, हमेशा के हमेशा याद रखना कि हम हमारा जो काम है करने का और उनका काम है उड़ने का, हम लोगों की ओरिजिन क्या है? समान है। अर्थात कहने का मतलब ये है, हम दोनों की ओरिजिन समान का मतलब होता है, हम दोनों 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, हम दोनों कौन सी कैटेगरी में आते हैं? मैमल्स की श्रेणी में आते हैं। समझ में आ रही है बात? आओ आगे। उदाहरण क्या है इसका? मनुष्य के हाथ, चीता के अग्रपाद, व्हेल के फ्लिपर और चमगादड़, इन सब की ओरिजिन देख लो, ये सब कैसे हैं? मैमल्स हैं। ये सब मैमल में आते हैं। सर चमगादड़, चमगादड़ भी मैमल में ही आता है। ठीक। इन सभी की हड्डियों की संरचना ह्यूमरस रेडियस अल्ना समान है लेकिन कार्य अलग अलग है। दौड़ना, उड़ना, तैरना, ये सब काम करते हैं। कार्य अलग अलग है लेकिन उत्पत्ति कैसी है? समान। यह अपसारी विकास, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को दर्शाता है। ये सब में पाई जाती है। देख लो इधर, ये ह्यूमन का है, ये डॉग का है, ये बर्ड का है और ये व्हेल का है। सब में लगभग लगभग समान होती है। ठीक है, आगे आओ। समरूप या संपृक्ति अंग, जो समजात था उसका उल्टा कर दोगे तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। इन दोनों में से हो सकता है अंतर आपसे पूछा जाए। एग्जाम्पल वहां से उठाओ, एक यहाँ से उठाओ। तितली, तितली किस में आती है बेटा? आर्थ्रोपोडा में आती है। पक्षी किस में आता है? मैमल में। अभी मैंने आपको बताया था इसका देखो मोटिव क्या है। वे अंग जो कार्य फंक्शन में समान होते हैं लेकिन उनकी उत्पत्ति और संरचना कैसी होती है? भिन्न होती है। बस उसका जस्ट उल्टा कर दोगे तो ये वाला आपका बन जाएगा और इसकी ओरिजिन अलग होती है, इसकी ओरिजिन अलग होती है। कैसे ओरिजिन सर? 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, तितली या फिर जो कीट होते हैं वो अलग फाइलम या डिवीजन में रखे जाते हैं और हम लोग जो हैं वो मैमल्स में रखे जाते हैं, बर्ड्स और हम। ठीक। दोनों का कार्य उड़ना है लेकिन तितली के पंख काइटिन के बने होते हैं जबकि पक्षी के अंक अस्थायी और परों से बने होते हैं। ये अभिसारी, पीछे वाला अपसारी था, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को दर्शाता है। आगे आओ बेटा। योजक कड़ी, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है और मुझे ऐसा लगता है जिस हिसाब से पेपर बन रहा है उस हिसाब से ये पूछा जाएगा। ठीक, तो ध्यान रखना। योजक कड़ी क्या है? आर्कियोप्टेरिक्स को योजक कड़ी क्यों कहा जाता है? ये क्वेश्चन ऐसे करके पूछा जाता है। तो ये भैया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सरीसृप और पक्षियों के बीच की योजक कड़ी होती है। सरीसृप मतलब रेंगने वाले और उड़ने वालों के बीच की कड़ी होती है। सरीसृप के लक्षण, चोंच में दांत, लंबी पूंछ और पंजों में नाखून। पक्षियों के लक्षण, शरीर पर पंख, चोंच और उड़ने की क्षमता। यह सिद्ध करता है कि पक्षियों का विकास सरीसृप से हुआ है। यानी कि जो पहले रेंगा करते थे आज वही उड़ने लगे हैं। समझ में आ रही है बात? तो ये कहने का मतलब था। ठीक है, आगे आओ। अगला देखो, अडाप्टिव अडाप्टिव रेडिएशन। ठीक है, देखो अनुकूली विकिरण से सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले लिख दो बेटा इसमें 2026, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं ये 26 में देखने को मिलेगा। आओ, अनुकूली विकिरण से आप क्या समझते हैं? उत्तर होगा बेटा, एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों का विकास एक बिंदु से शुरू होकर अन्य भौगोलिक क्षेत्रों में अनुकूली। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। मतलब जैसे आप यहाँ पर रहते हो, ठीक है, आपका मूड हुआ, आपने यहाँ पर शादी की, यहाँ पे शादी करने के बाद बच्चे किए, यहाँ पर अपनी जाति यानी कि जो बच्चे थे उनको छोड़ गए। फिर उसके बाद आप किसी और देश में जाते हो, किसी और शहर में जाते हो, फिर उसके बाद वहाँ शादी की, वहाँ पर बच्चे किए, छोड़ गए, कहीं और जाते हो। कहने का मतलब ये होता है, आप एक जगह, दूसरी जगह, 3 जगह अपनी छाप छोड़ते जा रहे हो, अपने बच्चे छोड़ते जा रहे हो। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इस कंडीशन को हम किस नाम से जानते हैं? देखो ना, अनुकूली विकिरण। समझ में आ रही है बात? इधर देखो, डार्विन की फिंच, गैलापेगस द्वीप, ये क्वेश्चन आ सकता है। गैलापेगस, अलग अलग भोजन की उपलब्धता के कारण फिंच पक्षियों की चोंच का आकार
बदलने लगा था और कुछ कीट खाने वाली। पहले यहाँ पर ऐसा हुआ करता था, सारे जो पक्षी थे वो कीट खाते थे, लेकिन वो सारे पक्षी जो थे वो घास खाते थे। लेकिन समय बदला, चीज़ें बदली, जैसे ही एटमॉस्फेरिक कंडीशन बदलती गई, वैसे इनमें भी कैसा होने लगा? विकास होने लगा। टूल यूजिंग इंसेक्ट, लीव्स, बर्ड, हर किसी की चोंच में धीरे-धीरे करके परिवर्तन होने लगा। तो मेंडल का ये एक नियम डार्विन का एक ये नियम था। उन्होंने ये बताया कि इंसान या फिर कोई भी जानवर या फिर कोई भी सजीव, यानी कि कोई भी सजीव वस्तु मौसम के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने अंगों में परिवर्तन करती है। आ गया अगला लैमार्कवाद। लैमार्कवाद के मुख्य बिंदु क्या-क्या हैं? ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी डार्विन आए, डार्विन के पास में इसको ज़रूर लिया जाता है। लैमार्क के मुख्य बिंदु सिद्धांत है उपार्जित लक्षणों की वंशागति, इनहेरिटेंस ऑफ। ये क्या होता है सर? आओ देखो। जिन अंगों का उपयोग अधिक होता है वे अधिक विकसित हो जाते हैं, जिनका उपयोग कम होता है वे विलुप्त हो जाते हैं। भैया ये कौन सी बात होती है? बस आपको पढ़ना है, ठीक? ये हालांकि इसका खंडन कर दिया था डार्विन ने, लेकिन आपको ये पढ़ना है, ठीक? समझ लो बात को। जिन अंगों का उपयोग ज्यादा किया जाए, अब ऐसा तो नहीं है आप मतलब अ, किसी अंग का उपयोग कम कर रहे, जैसे मान लो मैं सीधे हाथ का यूज ज्यादा करता हूँ, है ना? हाँ, सीधे हाथ का यूज ज्यादा करता हूँ, तो ऐसा थोड़ी है उल्टा हाथ विलुप्त हो जाएगा। हाँ, ये कह सकते हो थोड़ी सी कम पावर होगी, लेकिन ये नहीं कि विलुप्त हो जाता है। तो उन्होंने ये कहा कि लुप्त हो जाता है। उदाहरण, जिराफ की गर्दन का लंबा होना, ऊंचे पेड़ों की पत्तियों तक पहुंचने के प्रयास में गर्दन लंबी होती गई और ये लक्षण अगली पीढ़ी में गया। ऐसा नहीं होता है। जो भी लक्षण होते हैं वो डीएनए, मैंने बताया था ना इससे पिछले वाली क्लास में, डीएनए के द्वारा ही पेरेंट्स से कहाँ जाते हैं? अपनी आपकी प्रोजेनी यानी बच्चों में पहुंचते हैं, जैसा कि ये दिखाया गया है। ठीक है ना? नेक्स्ट, आगे कौन सा? डार्विनवाद। डार्विन के प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत को सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया इस पे लिखा हुआ है और मैं भी लिख दे रहा हूँ 2026, बहुत इंपॉर्टेंट है। अत्यधिक संतान की उत्पत्ति, सभी जीव अपनी संख्या बढ़ाने का प्रयास करते हैं, बिल्कुल बात सही है। जो भी इंसान अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहता है वो ज्यादा से ज्यादा उत्पत्ति करता है, क्योंकि लंबे समय तक उसका वर्चस्व इस जीवन में बना रहेगा। जीवन संघर्ष, भोजन और आवास के लिए जीवों में क्या होता है? भैया संघर्ष होता है, ये सबके साथ होता है। विभिन्नता, कोई भी दो जीव समान नहीं होते, तुम तो साथ की बात करते हो, है ना? देख लो इधर, योग्यतम की उत्तर जीविता है, जो जीव वातावरण के अनुकूल होते हैं वे जीवित रहते हैं। अभी मैंने वही बताया था, मेंडल ने भी यही कहा था। प्राकृतिक वर्ण, प्रकृति योग्य जीवों का चयन करती है। जो प्रकृति के नियमों का पालन करता है वह जीव रहता है, वह जीवित रहता है, जबकि जो नहीं करता है वो कैसा हो जाता है? विलुप्त हो जाता है। समझ में आ गई बात? अगला, उत्परिवर्तनवाद क्या है? म्यूटेशन थ्योरी प्रतिपादित की थी बेटा ह्यूगो डीवरीज ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्य बिंदु, नई जातियों की उत्पत्ति अचानक होने वाले बड़े परिवर्तनों या उत्परिवर्तन के कारण होती है, ना कि छोटी-मोटी विभिन्नताओं से। देख लो भैया, नई जाति की उत्पत्ति अचानक में होने वाले बड़े परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होती है। मतलब कोई अचानक से कुछ ज़्यादा ही चेंजेस हो जाए, जैसे अभी 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, लेकिन अब ये हो जाए 50 डिग्री सेल्सियस, तो कहीं न कहीं चीज़ें अलग देखने को हमें मिलती हैं। इन्होंने इसे सॉल्टेशन कहा था, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, ठीक? प्रयोग सांध प्रेमरोग, भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ नहीं है, इन्होंने बस यही किया था। ये डार्विन के क्रमिक विकास ग्रेजुअलिज्म के विपरीत था। इसे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके ये 12th में नहीं है। आगे आओ, औद्योगिक मिलेनिज्म, इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 26 में भी आपके पास, आपके सामने देखने को आपको मिल सकता है। कैसे मिलेगा? ये प्राकृतिक वर्ण का उदाहरण है। स्थान इंग्लैंड में हुआ था। औद्योगिक, पेड़ों पर लाइकेन थे, सफेद पंख वाले शलभ मौत छिप जाते थे, काले वाले शलभ द्वारा पक्षी खा जाते। बहुत काफी समय पहले की बात है, जब इंडस्ट्रियल नहीं हुआ था, जब फैक्ट्रियां वगैरह नहीं लगती थी, तब ये जो सफेद वाले तितलियां होती थी वो बैठ जाती थी, तो पेड़ों के जो तने हुआ करते थे वो सफेद हुआ करते थे। तो एक होती थी सफेद वाली मौत और सफेद वाली तितली, एक होती थी काली वाली। तो काली वाली आराम से दिख जाती थी और लोग मतलब जो कीट पतंगे थे उसको खा लेते थे। लेकिन अब हुआ क्या अचानक से कि जैसे ही फैक्ट्रियां वगैरह लगने लगी तो ये तने काले हो गए। अब जब तने काले हो गए तो काली वाली तो दिखती नहीं थी, फिर ये जो सफेद वाली थी इसको खाना शुरू किया। तो ये होता है म्यूटेशन। औद्योगिकरण के बाद धुएं से पेड़ काले हो गए, अब काले शलभ छिपने लगे और सफेद वालों को आसानी से शिकार बनाया जा सका। परिणाम स्वरूप काली प्रजाति की संख्या बढ़ गई और प्रकृति ने वातावरण के अनुसार चयन किया। प्रकृति अपने आप चुनती है, लेकिन क्रियाकलाप आपके द्वारा होता है। ठीक है, आप पढ़ोगे नहीं, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, तो फिर क्या होगा?
तो आप ये थोड़ी नहीं कह सकते प्रकृति ने किया ना, ये आपकी कमी है। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। हार्डी बीनबर्ग सिद्धांत क्या होता है? यह एक बड़ी यादृच्छिक संगम रैंडम मीटिंग है। रैंडम मीटिंग का मतलब होता है लोग आराम से कुछ नहीं करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। करने वाली जनसंख्या में एलील प्रवृत्तियां पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर रहती हैं। जो लगातार कुछ नहीं करते हैं, खाना पीना रैंडम मीटिंग करते रहते हैं मतलब ये जानवरों में होता है। जानवरों का मतलब ये होता है कि मान लो एक टाइगर है, यहाँ पर एक लायन है और यहाँ पर टाइग्रेस है। ये इससे भी मीटिंग कर सकता है, ये इससे भी मीटिंग कर सकता है ना? तो उसमें स्थिर रहती है यदि विकासवादी कारक जैसे उत्परिवर्तन, प्राकृतिक चयन अनुपस्थित हों। अगर ये दोनों चयन अनुपस्थित हों तो उनकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी एलील की प्रवृत्ति आवृत्ति कैसी रहेगी? समान रहेगी। सर ये निकालेंगे कैसे? ये होती क्या है? ये फॉर्मूला दे रखा है, केवल आपको फॉर्मूला याद रखना, क्वेश्चन की कोई आवश्यकता नहीं है। पी और क्यू क्या है बेटा? एलील की आवृत्ति है। ये सर किस लिए होता है? ये आपको एग्जाम में या फिर क्वेश्चन में देखने को मिलता है। आगे आओ, मानव का विकास। मानव विकास का सही क्रम लिखिए। भैया बहुत सही क्रम है, ये मैंने स्ट्रक्चर्स तो बना दिए हैं लेकिन जरूरत नहीं है ज्यादा पढ़ने की। ड्रायोपिथिकस वनमानुस, इसे याद कैसे करेंगे? डॉक्टर। रामापिथिकस राम। ऑस्ट्रेलियोपिथिकस और होमो हेबिलिस हम एक से हैं। बात खत्म हो गई। डॉक्टर राम और हम एक से हैं, सिंपल सी बात है। इधर सुनो, ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस, होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस से समझ में आ गई बात? अब सुनो, ये एप जैसे, लंगूर जैसे, वनमानुष जैसे थे। ये मानव की तरह थे। ये 2 मिलियन ईयर अगो थे, लेकिन सीधे चलना सबसे पहले सीखा इन्होंने और वो उसका नाम क्या रखा? लूसी नाम रखा। होमो हेबिलिस क्या थे? प्रथम टूल मेकर थे और स्माइल करते थे, औजार बनाने वाले थे और मस्तिष्क की क्षमता इनकी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। होमो इरेक्टस क्या थे? आग का उपयोग करते थे। इनके दिमाग की जो सीसी थी वो कितनी थी? 900 सीसी। सर हम लोगों में कितनी है? 1200 से 1350 सीसी इस समय मौजूद है। हालांकि एक मैंने लिखा नहीं है, उसकी जरूरत ज्यादा है नहीं। होमो नेंडरथैलेंसिस, होमो नेंडरथैलेंसिस, ठीक है, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, तो इसलिए इसको याद रखने की आपको जरूरत है, तो मैंने ये लिख दिया है। और जो होमो इरेक्टस थे, इसे हम जावा मैन के नाम से जानते हैं। जावा मैन, यहाँ लिख दूं, जावा मैन। और ये क्या करते थे? मांस खाते थे। शिकार करना यहीं से सीखा, आग का उपयोग भी यहीं से सीखा है। आ गया बहुत भौगोलिक प्रमाण, एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस, हालांकि नॉट सो इम्पोर्टेंट बट मैं आपको बता दूं। अंश हीकल का पुनरावृत्ति सिद्धांत क्या है? इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, ये बेटा बहुत अच्छा है। व्यक्तिव्रत जाति व्रत की पुनरावृत्ति करता है, मतलब एक इंसान दोबारा अपने इंसान को पैदा करता है। ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, है ना? जो भी आपके अंदर कैरेक्टर्स वगैरह होते हैं वो एक से दूसरे में ट्रांसफर होते रहते हैं। सभी कशेरुकी जीवों के भ्रूण की प्रारंभिक अवस्था में समान दिखते हैं। कशेरुकी का मतलब ये होता है जिनके पास मेरुदंड, बैकबोन पाई जाती है, वो कशेरुकी कहलाते हैं। उनमें भ्रूणीय अवस्था सब में कैसी होती है? समान होती है। जैसे मछली, मेंढक, कछुआ और मनुष्य के भ्रूण में ग्रसनी फेफड़े का पाया जाना पूर्वज समानता को दर्शाता है। समझ में आ गई बात? केवल एक बार पढ़ लेना, नॉट सो इम्पोर्टेंट। ठीक, आ गया। कोइसरवेट्स क्या है? कभी कभी पूछ लिया जाता है तो मैंने सोचा इंक्लूड कर ही देते हैं। जीवन की उत्पत्ति के समय समुद्र के गर्म जल, गर्म पानी में कार्बनिक अणुओं, जो छोटे छोटे, देखो ये गर्म पानी है, इसमें छोटे छोटे कार्बनिक अणु थे। ये कार्बनिक अणु एक जगह पर ज्यादा मिल गए, इसी को हमने क्या बोल दिया? कोइसरवेट्स। से बनी बड़ी कोलाइडी कणिकाएं को हम क्या कहते हैं? कोइसरवेट्स कहते हैं। ओपेरन के अनुसार ये प्रथम पूर्व प्रोटोबायोन्ट्स थी। इनमें वृद्धि और विभाजन की क्षमता विकसित हुई जिससे पहली कोशिका का निर्माण हुआ, है ना? समझ में आ गई बात? कोइसरवेट्स इन्हें कहते हैं। अवशेषीय अंग किसे कहते हैं? अवशेषीय अंग ऐसे अंग जो हमारे पूर्वजों में क्रियाशील थे लेकिन वर्तमान में जीवों में उनका कोई भी महत्व या निष्क्रिय हो चुके हैं। जैसे मानव में उदाहरण, कृमि रूप परिशोषिका, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, जो कहाँ पाई जाती है? हमारे एनस में पाई जाती है। एनस का मतलब क्या होता है? जहां से हम पॉटी करते हैं वहां पर। निमेशक पटल, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, हमारी आंखों में ये जो पलकों के ऊपर, जैसे जो फ्रॉक्स वगैरह में पाई जाती है ना वो मेम्ब्रेन,
तो वो हम में भी पहले पाई जाती थी, लेकिन अब वो कैसी हो चुकी है? खत्म हो चुकी है। पहले हमारे पूर्वजों में थी। अकल दाढ़, विज़डम टूथ, ये तो सबको ही पता है। अक्कल दाढ़, वो तो आज भी आप लोगों के देखने को मिलती है, पूर्वजों के लक्षण। कर्णबल्लभ, ईयर मसल्स, ईयर के अंदर एक छोटी-सी मसल पाई जाती थी, लेकिन आज के समय में वो विलुप्त हो चुकी है। समझ में आ गई बात? इम्पोर्टेंट नहीं है, बस केवल और केवल इसके एग्ज़ाम्पल देख लो। ये एग्ज़ाम्पल्स पूछ लिए जाते हैं। ठीक है बेटा? और जो इम्पोर्टेंट है, देख लो, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए मैं आपके सामने ये लेकर आ चुका हूँ। तो देखो इधर, आधार, समजातंग और समरूप। उत्पत्ति समान होती है, समजात में वही है, सम, समान, और इसमें ज़ाहिर-सी बात है भिन्न। कार्य क्या होगा? कार्य इसके भिन्न, ये बस इसका उल्टा कर देना और इसका क्या होगा? समान। विकास कैसे होगा? अपसारी, इसमें क्या होगा? अभिसारी, क्योंकि समरूप है ना, अभिसारी, समरूप अभिसारी। उदाहरण क्या है? मनुष्य का हाथ और चमगादड़ का पंख, तितली का पंख और पक्षी का पंख। समझ में आ गई बात? उदाहरण वगैरह मैंने आपको बता ही दिए थे। बाकी हम मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में, और धन्यवाद आप